کو आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। आइन में जो हिस्सा पीटीआई के बैक्ड जो कैंडिडेट जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं इनके जो कैंडिडेट्स हैं ये कोई खैरात नहीं है, ये आइनी हक है। ये विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन का आइनी हक है और माइनॉरिटीज़ का भी कि वो अपना जब वोटिंग आए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के लिए, स्पीकर्स या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा आप ये भी नहीं कर सकते कि ये मामला खाली छोड़ दें, आपको ये कैंडिडेट्स जो है ये पीटीआई को देने ही देने हैं। एक बहस की गई कि जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद है ये एक पॉलिटिकल जमात तो है लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं जीती, इसको इसलिए इनको जो कैंडिडेट्स ने पीटीआई के कैंडिडेट्स ने जो उनके साथ अंदर शामिल हुए हैं उनके शमूलियत के बाद भी उनको ये माइनॉरिटी सीट्स नहीं दी जा सकती और विमेन सीट्स नहीं दी जा सकती। उस पर भी हमने आर्टिकल 51 दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब में और ये बताया कि वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई कदगन नहीं लगाई आइन में कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, बल्कि पाकिस्तान की आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी को अलग एक हैसियत दी गई है। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 51 में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ। दूसरी बहस ये की गई कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी। हमने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त है, लिस्ट नहीं दी, लेकिन इसमें कहाँ कदगन है कानून में कि आप दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। अब जबकि सुन्नी इत्तेहाद में इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी में आ गई है, तो आपको कोई कदगन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो दोबारा से एक शेड्यूल अनाउंस करके तो इन विमेन जो हमारी सारी कैंडिडेट्स हैं और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी करके उनको रिज़र्व सीट्स दे दे। यही इंसाफ का तकाजा है। बहरहाल ये सारी बहस हुई और उस बहस के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट को रिज़र्व कर लिया है। तो उम्मीद तो मेरी ये है, हम सब की उम्मीद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल सकेंगे। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो सारा मुतनाज़ा हो जाएगा और वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। मैं इस पे एक अर्ज़ करता हूँ, आइन और क़ानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिसे आखिरी दिन बल्ला लिया गया था और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीता है, बाकियों को तो हरवाया है, लेकिन जो लोग जीत चुके थे उनमें से 293 मेंबरान साहिबान ने कानून और आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था। उसमें 86 नेशनल असम्बली में, 107 पंजाब में, 91 KPK में और 9 MPA सिंध असम्बली में शामिल थे। इस 293 MPA और MNAs के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हमारे 78 सीट्स रिज़र्व को उनके मुताबिक प्रिजर्व रखा है और इस फैसले के मुताबिक इनकी आगे एलोकेशन होगी। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिज़र्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन
पार्टीज़ ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। ये किस प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर रहे हैं? इनकी जितनी प्रायोरिटी लिस्ट उठा ले, ये खैरात में ये मानते हुए उन लोगों के दें जिन लोगों को, जिन औरतों को उन्होंने इसका वर्थ नहीं समझा कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स है जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब के विजन के मुताबिक ये उन कमिटेड वर्करों को मिलेगी, कमिटेड वर्करों को, जिनको आप कह सकते हैं जिनका हम हमेशा से चुनाव एक बाइतिमाद तरीके से मेरिट बेस पे करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन से आखिरी इस्तदा है कि अब आवाम ने जब फैसला दिया हुआ है और आवाम में तारीख़ में पहली मरतबा 2002 में 17 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए, 2008 में आपने 23 कैंडिडेट देखे, 2018 में आपने 27 कैंडिडेट देखे और 2023 में आपने इस वक्त शामिल शुदा 300 कैंडिडेट देखे। ये सिर्फ और सिर्फ उस गुलामी नामंजूर की वजह से हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आज अली ज़फ़र ने बेहतरीन आर्गूमेंट्स किए हैं कि ये इख्तियार आपके पास है, आप उनको ऐसे एलोकेट करें जिससे कानून का तकाजा पूरा हो। अगर प्रोविजन उसमें मौजूद है आप उनके, तो एक बार फिर हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असम्बली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है, वो जो ख़त है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहाँ एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की, इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फ़ैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो वो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीज़न बेंच, एक 2 जजेस का फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फ़ाइल करना लिस्ट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फ़ाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि किसी कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेस पासिंग कर रही हैं। साहब ये बताइएगा, ज़्यादातर वकील तो असम्बलियों तक पहुँच गए, लेकिन इमरान खान साहब का क्या बनेगा सर? वो जेल के अंदर ही? जी बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह उनके केसेस भी कल फिक्स्ड हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइएगा, तीनों केसेस फिक्स्ड हैं। तोशा खाना का भी और साइफर केस भी और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस फिक्स है। कल हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द उसका फैसला आएगा। साहब ये बता दीजिएगा कि आपका जो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं पाकिस्तान
آپ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے پچھلے سال سے جتنے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی آئے ہیں اور ہمیں پھر عدالتوں میں جانا پڑا ہے۔ امید تو یہ ہے کہ اس بار آئین اتنا صاف ہے اور شفاف ہے اور کلیئرٹی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹوں کے حساب سے جو ہے نا ریزرو سیٹ دینی ہے، اس کا کوئی ریشیو یا کوئی وہ قائم کیا گیا ہے کہ اس ریشیو کے حساب سے 10 کی وہ اور کتنے سیٹیں ملے گی؟ آئین میں ہی لکھا ہے۔ مثلاً آپ اگر بلوچستان اسمبلی کا دیکھیں تو وہاں ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف سے اور 4 سیٹیں دی جاتی ہیں ویمن کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی 4 سیٹیں جیتے گی نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی طرف سے اس کو 1 سیٹ ملے گی۔ اسی طرح ہر صوبے کا جو انٹائٹلمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے وہ آئین میں آرٹیکل 51 میں درج ہے اور اسی طرح ریشو نکلتی ہے۔ یہ ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان سے 4 سیٹیں جیتیں اور آپ کو چاروں کی چاروں جو ویمن سیٹس ہیں وہ مل جائیں، آپ کو ایک ہی ملے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آئین اور قانون کی اگر بات کریں تو آپ کو انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ابھی تک آپ کو یقین ہے کہ آئین اور قانون پہ انٹرا پارٹی انتخابات میں بھی آپ کے لمبے دلائل اتنے ہی چلے تھے اور بلے سے محروم کر دیے گئے تھے۔ ابھی جب آپ نے لمبے دلائل دیے، آپ کو الیکشن کمیشن کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن میں بھی تو اسکیچ بنا لیا ہے کہ آپ کو یہ مخصوص نشستیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس کو اپنی بحث اپنے دلائل پہ پورا یقین ہوتا ہے اور وہ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں نے جو بحث کرنی ہے اس کو باقاعدہ ہم نے کل رات کو ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے اور 3 بجے تک ہم تیاری کرتے رہے۔ جو آرگومنٹ جو بحث غلط تھی ہم نے اس کو خود ہی مسترد کر دیا اور ہم نے وہ بحث کی جو ہمارے مطابق درست تھی، آئین کے مطابق تھی اور کنونسنگ تھی۔ تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دا فیس آف اٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ مطمئن ہے۔ لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ قلم جس کے پاس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے۔ ہم وکیل کی حیثیت سے ہم اپنا بیسٹ آرگومنٹ بیسٹ بحث کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے۔ سر، اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فیصلہ امید ہے کہ انصاف ہوگا؟ جی دیکھیں، میری چاہے جو بھی آپ ماضی دیکھ لیں، مجھے یقین ہے اور ہمیشہ رکھوں گا یقین کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ انصاف کے مطابق جو اس وقت کے جج صاحبان سمجھتے ہیں وہ انصاف کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ آپ فیصلوں پہ بعد میں تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو فیصلہ جج کرتا ہے وہ اپنے علم، اپنی کاوش، اپنی عقل کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہر آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ہاں، غلط ہو سکتا ہے، آپ دوسری طرف سے بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناانصافی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں، آپ کی جماعت نے رد عمل پہلے دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا پارٹی کی طرف سے۔ ہم ہمیشہ سے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا، جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا ہم یہی کہہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ان کا موڈ ایسا ہی تھا ہمارے فیور میں تھا، لیکن اینی وے جو بھی ڈیسیجن ہوگا لیٹ سی ڈاؤن دا لائن۔ اب جب کہ عوام نے بولا ہے سب کچھ، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار کوئی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ چلیں